हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सेंटर। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतियोगिता दर्पण हिंदी मासिक पत्रिका। और ये जून 2022 का संस्करण है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट जून 2022 के संस्करण को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम से, जहाँ पहला टॉपिक है कि नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन। तो देखा जाए तो 14 अप्रैल 2022 को अंबेडकर जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत के अब तक के सभी प्रधानमंत्री की स्मृति जो है उसको संजोने के लिए प्रधानमंत्री संग्रहालय की स्थापना की है, और ये की है नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। देखिए, ये संग्रहालय के जरिए होगा यूँ कि जो युवा पीढ़ी है वो सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, और इसके साथ साथ सभी प्रधानमंत्री के बारे में न केवल विस्तार से बताया गया है बल्कि उनके कार्य भी प्रदर्शित किए गए हैं। ठीक है, संग्रहालय भवन जो है वो 2 ब्लॉक में है। देखा जाए तो ये 3 मूर्ति भवन परिसर में बना है, नया रूप देकर इसे बनाए गए हैं। संग्रहालय में पूर्ववर्ती जो नेहरू संग्रहालय भवन है वो भी शामिल है, और संग्रहालय का जो भवन है उसको 2 ब्लॉक में बांटा गया है। पहला ब्लॉक है आपको जो कि तत्कालीन 3 मूर्ति भवन था, और जो दूसरा ब्लॉक है वो है नवनिर्मित भवन, एक नया भवन बनाया गया है। ठीक है, और देखा जाए तो इसमें स्वतंत्रता संग्राम से शुरू होकर संविधान निर्माण आदि जितने हैं उन सभी के बारे में इस संग्रहालय में काफ़ी डिटेल में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है स्वदेश निर्मित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना के परीक्षण। तो देखिए, ये 10 और 11 अप्रैल को डीआरडीओ ने स्वदेश निर्मित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का परीक्षण किया। ठीक है, हेलिना का परीक्षण हुआ, और परीक्षण स्थल जो था वो 10 अप्रैल को पोखरण रेंज में किया गया, और 11 अप्रैल को लद्दाख में ऊंचाई वाले क्षेत्र में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से किया गया। ये परीक्षण डीआरडीओ, थल सेना और वायुसेना के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। ठीक है, परीक्षण के दौरान एक नकली टैंक को लक्ष्य बनाया गया था, और इसने पूरी तरह से उसे ध्वस्त किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अब तक नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि झारखंड में देवघर जिले में त्रिकुट पहाड़ियों में एक दर्दनाक रोपवे दुर्घटना हुई। ठीक है, देखिए एक्चुअली 10 अप्रैल को झारखंड के देवघर जिले में जो बाबा बैद्यनाथ मंदिर के निकट त्रिकुट की पहाड़ियों पर एक रोपवे में तकनीकी खराब के कारण 10 केबल कारों को आपस में टकरा जाने से 48 लोग केबल कारों में फंस गए। ठीक है, देखा जाए तो ये रोपवे है, मतलब एक आपको लिफ्ट टाइप का रोपवे है जिसमें लोग बैठकर पहाड़ को पार करते हैं। ठीक है, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ की ओर रोपवे है। उस रोपवे का जो केबल था वो टकरा गया आपस में। वहाँ जो 10 कारें थी जो केबल से कनेक्टेड थी वो आपस में टकरा गए, जिससे 48 लोग वहाँ फंसे रह गए थे। ठीक है, और फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, जिसको हम लोग एनडीआरएफ कहते हैं, और साथ साथ सेना, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, ये सभी के जवान और वायुसेना के 5 हेलीकॉप्टर भी इस बार मतलब उसे निकालने में लगे हुए थे। फिर 11 अप्रैल को हुआ कि दिन भर चलाए गए अभियान को, और उसके बाद भी 20 लोग शाम तक केबल कार में फंसे रह गए थे। ठीक है, फिर जिन्हें 12 अप्रैल को बचाया जा सका 44 घंटा के बाद। ठीक है, 11 अप्रैल को 20 लोग फंसे रह गए थे, और 12 अप्रैल को उन्हें बचाया गया 44 घंटा के बाद, जिसमें 3 लोगों की दर्दनाक मृत्यु भी हो गई। इसमें देखा जाए तो केबल कारों का जो संचालन था वो निजी कंपनी के हाथ में था। ठीक है, और दुर्घटना के बाद सारे कर्मचारी भाग गए। ठीक है, और देखिए तो प्रधानमंत्री मोदी जो है वो 13 तारीख को अपनी बातचीत में कहा कि अभियान दलों को सराहना उन्होंने किया था, और कहा था कि शोक संतप्त परिवारों को जो प्रति संवेदना उन्होंने व्यक्त किया, और साथ में इस बात पर गर्व व्यक्त किया कि देश के पास थल सेना, वायुसेना, एनडीआरएफ, आईटीबीपी के जवान और पुलिस बल के जो रूप में ऐसा कुशल बल है इनके पास, जो देशवासियों को हर संकट से निकालने में मदद रखता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद की स्थानीय प्राधिकार कोटे के चुनाव में
36 में से 33 सीटें भाजपा के खाते में। तो देखा जाए तो 12 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में जो 100 सदस्यीय विधान परिषद है उसके स्थानीय प्राधिकार कोटे की 36 सीटें रिक्त थी और उन 36 सीटों के लिए चुनाव कराए गए। उच्च सदन में इस बार 33 सीटों पर विजय दर्ज किया गया है भाजपा के द्वारा, ठीक है, जिसमें से 9 सीटों पर निर्विरोध चुन लिए गए थे। स्पष्ट बहुमत से 9 सीटों पर तो निर्विरोध चुने गए। और उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में भाजपा की अब जो कुल सीटें हैं वो हो गई हैं 66। समाजवादी पार्टी की 17 सीटें रह गई हैं। देखिए, इस बार जो इलेक्शन हुए उसमें समाजवादी पार्टी का एक भी सीट इस चुनाव में नहीं मिला। समाजवादी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिला। अब देखते हैं ये 100 सदस्यीय जो विधान परिषद है उसमें आखिर कैसे चुना जाता है, मतलब किन किन लोगों को चुना जाता है। तो देखिए, तो 38 सदस्य जो हैं वो विधायकों द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है, 100 में से। और 36 सदस्य का चुनाव स्थानीय प्राधिकार कोटे से होता है। 8 जो है वो अतिथि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के होते हैं, जो स्नातक क्षेत्र कहा जाए उसके तहत होते हैं। फिर 10 सदस्यों का मनोनयन जो है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बिहार विधान परिषद की स्थानीय प्राधिकार कोटे की 24 सीटों के लिए चुनाव। एनडीए को 13 सीटें मिली। देखिए, 4 अप्रैल को चुनाव कराए गए बिहार के विधान परिषद के, जिसके सीट है 75 और उसमें से स्थानीय प्राधिकार कोटे के 24 सीटों के लिए चुनाव हुए। एनडीए को 13 सीटें मिली, जिसमें 7 सीटें बीजेपी को और 5 सीटें जदयू को, ठीक है। और आरजेडी को यहाँ 6 सीटें प्राप्त हुई। 4 सीटें निर्दलीय उम्मीदवार ने जीता और 1 सीट जो है वो कांग्रेस को प्राप्त हुआ, ठीक है। यहाँ विधान परिषद मैंने बताया 75 सीटें हैं और विधान परिषद में अब जो सीटों के देखा जाए तो सीटों के अनुसार 22 सीटें बीजेपी के पास हैं, 11 आरजेडी के पास, 4 कांग्रेस के पास, 2 भाकपा के पास और एक है हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी और रालोजपा पार्टी के पास, ठीक है। और 5 सीटें निर्दलीय सदस्य हैं। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा जो जीतनराम मांझी की पार्टी है, विकास इंसान पार्टी जिसे वीआईपी कहते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है बिहार में मेयर, डिप्टी मेयर, मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद के चुनाव के लिए अब जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान, ठीक है। देखिए इसको, तो 18 अप्रैल 2022 को बिहार सरकार ने बिहार नगर पालिका निर्वाचन संशोधन नियमावली 2022 के प्रारूप में एक चेंज लाया, ठीक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई और उसमें ये मंजूरी दी गई। नगर पालिका कानून में 15 वर्ष के बाद ये संशोधन हुआ है। राज्य के 19 नगर निगम साथ साथ 263 नगर निकायों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। देखा जाए तो अभी तक ये चुनाव जो था वो अप्रत्यक्ष रूप से होते थे, ठीक है। अभी तक प्रदेश के नगर निगम के जो मेयर, डिप्टी मेयर, नगर पार्षद और नगर पंचायत के जो मुख्य पार्षद हैं और उप मुख्य पार्षद, उनका जो चुनाव था वो अप्रत्यक्ष रूप से होता था। और निर्वाचन के पश्चात अब किसी भी मेयर, डिप्टी मेयर या मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद की जो कार्यकाल के दौरान अगर मृत्यु हो जाएगी अब के कानून में, या फिर वो त्याग पत्र दे देंगे या उन्हें बर्खास्त किए जाएंगे, तो उसका पद रिक्त हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में जो रिक्त पद होंगे उस पर फिर से चुनाव कराए जाएंगे और जो कार्यकाल बचा रहेगा सिर्फ उसी कार्यकाल के लिए कराए जाएंगे, ठीक है, उतना ही कार्यकाल तक। फिर जब कार्यकाल खत्म होगा तो फिर से इलेक्शंस होंगे। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है पिनाका रॉकेट सिस्टम के उन्नत संस्करण के परीक्षण। तो देखा जाए तो मार्च अप्रैल 2022 में पोखरण फायरिंग रेंज में डीआरडीओ ने पिनाका रॉकेट सिस्टम के नए उन्नत संस्करण इनहैंस पिनाका MK1 रॉकेट सिस्टम, जिसे EPRS कहते हैं, और पिनाका एरिया डिनायल म्यूनिशन यानी PADM का सफल परीक्षण हुआ। देखा जाए तो पिनाका रॉकेट सिस्टम में EPRS का ये उन्नत संस्करण है, ठीक है, उन्नत मतलब एडवांस्ड। फिर रक्षा मंत्रालय की 9 अप्रैल की विज्ञप्ति के अनुसार देखा जाए तो विगत एक पखवाड़े में विभिन्न रेंज और मारक क्षमताओं के साथ कुल 24 EPRS रॉकेटों का परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया। और EPRS की टेक्नोलॉजी ऑब्जर्वेशन
का पूरा चरण रक्षा उद्योग द्वारा पूरा कर लिया गया। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है देश में विभिन्न न्यायालयों में 4.70 करोड़ से अधिक मामले लंबित। तो देखा जाए तो मार्च 2022 में अद्यतन उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश में विभिन्न न्यायालयों में लगभग 4.70 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं, मतलब पेंडिंग हैं। लंबित मामले कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ हैं, तो देखिए लंबित मामलों में अगर देखा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय में 70,194 मामले लंबित हैं। देश के जो 25 उच्च न्यायालय हैं वहाँ 58.94 लाख, ठीक है, 58.94 लाख मामले पेंडिंग हैं, जिसमें क्रिमिनल केसेस हैं 16.39 लाख और 42 लाख से अधिक सिविल केस शामिल हैं। ठीक है, अब देखा जाए जिला और अधीनस्थ न्यायालय तो 4.10 करोड़ से अधिक पेंडिंग है वहाँ पे, और इसमें 1.08 करोड़ जो है सिविल मामले हैं और 3.08 करोड़ क्रिमिनल मामले शामिल हैं। ठीक है, देश में कुल 4.70 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है स्वदेश निर्मित यात्री विमान डॉर्नियर 228 की पहली व्यावसायिक उड़ान। तो देखा जाए तो 12 अप्रैल 2022 को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित डॉर्नियर 228 विमान ने देश में व्यावसायिक उड़ानों की शुरुआत की। और देखा जाए तो कुल 17 सीटों का ये विमान है। पहले इसका इस्तेमाल जो है वो सेना के द्वारा किया जाता था, और पहली व्यावसायिक उड़ान जो है इसका देखा जाए तो ये असम की डिब्रूगढ़ से अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट तक इसने भरी है। इसका संचालन जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र की विमान सेवा कंपनी एलायंस एयर ने शुरू किया है। एलायंस एयर जो है वो स्वदेशी विमान के जरिए उड़ान सेवा उपलब्ध कराने वाली ये देश की पहली कंपनी हो गई। ठीक है, एलायंस एयर ये स्वदेशी विमान के जरिए जो उड़ान दिया गया है, मतलब डॉर्नियर 228 विमान के द्वारा सेवा उपलब्ध कराने वाली देश की पहली कंपनी हो गई। निर्माण जो किया गया है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा जर्मन कंपनी है, एक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण उसके साथ करार किया गया था। ठीक है, दोनों ने मिलकर किया है। और HAL मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ऐसे 2 विमान लीज पर लेने के लिए एलायंस एयर ने अनुबंध फरवरी 2022 में किया था, तथा यह विमान 7 अप्रैल को इन्हें प्राप्त हो गया। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है स्कॉर्पियन श्रेणी की छठी अंतिम पनडुब्बी वागसीर का जलावतरण। ठीक है, देखिए 20 अप्रैल 2022 को मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा निर्माणाधीन जो स्कॉर्पियन श्रेणी की ये छठी अंतिम पनडुब्बी है जिसका नाम है वागसीर का जलावतरण किया गया, और देश के रक्षा सचिव श्री अजय कुमार ने इसका जलावतरण किया। देखा जाए तो इसका नामकरण जो हुआ है वो हिंद महासागर में पाई जाने वाली खतरनाक शिकारी मछली है उसके नाम पे हुआ है वागसीर। ठीक है, और इस श्रेणी की जो बाकी पनडुब्बियों को हम लोग देखें तो ये आखिरी था, मतलब छठा था। तो इससे पहले 5 का जलावतरण हो चुका है, कुछ शामिल हुए हैं और एक अभी शामिल होने वाला है जो है वागीर के बारे में। तो चलिए हम लोग पूरा देखते हैं। पहला है INS कलवड़ी। INS कलवड़ी जो है वो अक्टूबर 2015 में जलावतरण किया गया था, और 14 दिसंबर 2017 को औपचारिक रूप से इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। फिर नेक्स्ट है INS खंडेरी। INS खंडेरी जो है वो इसका जलावतरण हुआ था आपको 13 जनवरी 2017 को, और 28 सितंबर 2019 को नौसेना में इसे शामिल कर लिया गया। चलिए आगे देखें। तीसरा है आपको INS करंज। INS करंज जो है इसका जलावतरण हुआ आपको 31 जनवरी 2018 को, और 10 मार्च 2021 को इसे नौसेना में शामिल किया गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है INS वेला। 6 मई 2019 को जलावतरण किया गया और 25 नवंबर 2021 को नौसेना में शामिल किया गया। अब देखिए यह है INS वगीर। INS वगीर का जलावतरण हुआ था 2020 में, और सभी टेस्टिंग के बाद अब समुद्री परीक्षण जो हो चुके हैं उसके पश्चात 2022 में इसे नौसेना में शामिल किए जाने की संभावना है। ठीक है, और नेक्स्ट है INS वागसीर जो भी हम लोगों ने पढ़ा कि 20 अप्रैल को इसे जलावतरण किया गया, और समुद्री परीक्षणों के पश्चात 2023 में नौसेना में इसे सौंपने का प्लान है। चलिए नेक्स्ट देखें।
नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान 4 वर्ष तक और जारी रखने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी। तो देखिए 1 अप्रैल को मतलब 1 अप्रैल 2022 को अगले 4 वर्ष के लिए मतलब 31 मार्च 2026 तक के लिए सरकार ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को बढ़ा दिया। देखिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान जो है वो 2018-19 में शुरू किया गया था। ठीक है, पंचायती राज संस्थान की शासन संबंधी क्षमता को विकसित करने और उपलब्ध संसाधनों को अधिकतम उपयोग पर ध्यान केंद्रित कर समावेशी स्थानीय शासन के माध्यम से जो सतत विकास लक्ष्य है उसे लेकर इसे शुरू किया गया था। कब? तो 2018-19 में। ठीक है, और इस योजना पर जो कुल वित्तीय परिव्यय है वो है 5,911 करोड़ रुपए। पंचायती राज मंत्रालय की जो 13 अप्रैल 2022 की विज्ञप्ति है उसमें ये बताया गया है कि 5,911 करोड़ रुपए का कुल वित्तीय परिव्यय है। ठीक है, अब देखा जाए तो केंद्र का हिस्सा जो होगा इसमें वो होगा 3,700 करोड़ का और राज्य का हिस्सा 2,211 करोड़ का। ठीक है, और विज्ञप्ति के अनुसार देखा जाए तो 2.78 लाख से अधिक ग्रामीण स्थानीय निकायों को इससे लाभ हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि मेघालय में जीवित जल सेतु यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में प्रस्तावित। तो देखिए ये जो 21 जनवरी 2022 को मेघालय में 50वां स्थापना दिवस हुआ। ठीक है, 50वां स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री कॉनरेड सी संगमा के द्वारा इसके लिए अनुरोध किया गया था। ठीक है, यूनेस्को की जो विश्व विरासत है उसमें शामिल करने के लिए अनुरोध किया गया था मेघालय के 50वें स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री कॉनरेड सी संगमा के द्वारा। ठीक है, इसी अनुरोध पर प्रदेश के जो जीवित जल सेतु हैं मतलब जिसे कहते हैं लिविंग रूट ब्रिज, उसको यूनेस्को ने अपनी विश्व विरासत सूची में शामिल किए जाने के लिए प्रस्तावित किया है। देखा जाए तो ये जो जीवित जल सेतु है वो आपको मेघालय के जनजातीय क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं वहाँ उगने वाले वृक्षों के जड़ों और शाखाओं को एक दूसरे से संबद्ध कर पुल का रूप दे देते हैं। ठीक है, और इस प्रकार जो पुल है वो जीवित जल पुल कहलाते हैं क्योंकि समय के साथ साथ ये और भी मजबूत होते जाते हैं। इनका निर्माण जो है वो खासी और जैंतिया जनजाति के लोग किया करते हैं। ठीक है, ये पुल जो है वो मेघालय के चेरापूंजी, नोनग्रेट, लात्स्यू आदि स्थान पर देखे जा सकते हैं। देखा जाए तो ऐसे पुलों में से कुछ की लंबाई जो है वो आपको 100 फुट से अधिक है जिस पे 50 लोगों का वजन ये एक साथ सह सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में, जहां पहला है कि पाकिस्तान में इमरान सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित और ये होने के बाद शहबाज शरीफ जो है वो नए प्रधानमंत्री बने। ठीक है, नए प्रधानमंत्री कौन बने? पाकिस्तान के शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ जो है वो आपको पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं। ठीक है, देखिए 11 अप्रैल को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN कहते हैं, यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, उसके नेता हैं शहबाज शरीफ। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने और वो पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, देखिए शहबाज शरीफ जो है वो इससे पहले देखा जाए तो शहबाज शरीफ जो थे वो अगस्त 2018 में वो नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता थे और जबकि उससे पूर्व 3 बार पंजाब प्रांत के ये मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ठीक है, अब बढ़ती हुई महंगाई, आवश्यक वस्तुएं की जो किल्लत है, डॉलर की अपेक्षा पाकिस्तानी मूल्य का जो भारी गिरावट है और अन्य आर्थिक मोर्चे पर सरकार की विफलताओं ने विपक्ष के आंदोलन को गति प्रदान कर दी और ऐसे में सेना की ओर से भी कोई समर्थन न मिलने के कारण इमरान सरकार की स्थिति कमज़ोर होती चली गई। वस्तुतः सेना के साथ भी इमरान खान के संबंध में दरार आ गई। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद 11 अप्रैल को नेशनल असेंबली ने संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार जो शहबाज शरीफ हैं उसको देश का नया प्रधानमंत्री चुन लिया। राष्ट्रपति आरिफ अलवी द्वारा अस्वस्थ होने का हवाला देकर छुट्टी पर चले जाने के कारण जो वहाँ के उच्च सदन मतलब सीनेट के जो चेयरमैन हैं सादिक सजरानी ने उन्हें शपथ ग्रहण कराई।
ठीक है। इसी में आगे है कि पाकिस्तान के इतिहास में ये पहला अवसर है जब किसी प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ है और 372 सदस्यीय असेंबली में 174 मतों से ये पारित हो गया। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि आर्थिक व राजनीतिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में संपूर्ण मंत्रिमंडल का त्यागपत्र। तो देखा जाए तो 18 अप्रैल 2022 को श्रीलंका में जो समस्त मंत्रिमंडल है उसका त्यागपत्र के पश्चात राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने व्यस्तता परिवर्तन के तहत 17 नए मंत्री अपने सरकार में शामिल किए, जिसमें अपने बड़े भाई महिंदा राजपक्षे जो कि प्रधानमंत्री हैं, उसके अतिरिक्त अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य को उन्होंने इसमें शामिल नहीं किया। नहीं तो इससे पूर्व क्या था, इससे पहले का देखा जाए तो महिंदा राजपक्षे प्रधानमंत्री थे। इसके अतिरिक्त उनके 2 भाई थे, मतलब अन्य भाई में आपको चामल राजपक्षे और बेसिल राजपक्षे, ये 2 भाई थे और एक भतीजा है महिंदा राजपक्षे का पुत्र मतलब नमन राजपक्षे। ये सभी पहले मंत्रिमंडल में थे। ठीक है, अब इन सबको हटाया गया। इसमें आगे है कि देश में खाली हो चुके जो विदेशी मुद्रा कोष हैं, भारी ऋणग्रस्तता, उच्च मुद्रास्फीति, बिजली व अन्य आवश्यक वस्तुओं को भारी कमी आदि अनेक आर्थिक संकटों में फंसी श्रीलंका में सरकार के त्यागपत्र के लिए प्रदर्शन का सिलसिला जारी था। ऐसे में प्रधानमंत्री के अतिरिक्त सभी मंत्रियों ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र 3 अप्रैल को दे दिया। सरकार के गठन हेतु विपक्षी दलों के नेताओं ने भी मंत्रिमंडल में शामिल होने का प्रयास राष्ट्रपति द्वारा किया गया था, किंतु विपक्ष ने राष्ट्रपति के इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। ठीक है, सरकार के जो जो राष्ट्रपति थे उन्होंने विपक्ष को भी इस मंत्रिमंडल में शामिल करने का जो लालच दिया गया था, प्रयास किया गया था राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन विपक्ष इसके लिए तैयार नहीं हुआ। अब देखा जाए तो मौजूदा आर्थिक संकट से निपटने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो IMF है, IMF से भी बातचीत हो रही है कुछ लोन के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है भारत व अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता वाशिंगटन में संपन्न। तो देखा जाए तो 12 अप्रैल 2022 को भारत और अमेरिका के बीच जो चौथा 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता है वो वाशिंगटन में संपन्न हुआ। ठीक है, बाइडेन प्रशासन के दौरान पहली 2+2 ये मंत्री स्तरीय वार्ता है। जब से बाइडेन सरकार में आए हैं तब से ये पहला है और ताज़ा जो चौथा द्विपक्षीय 2+2 वार्ता के लिए भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर और रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह वाशिंगटन पहुंचे थे। देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है, कहने का मतलब ये बाइडेन की सरकार में ये पहला 2+2 मंत्री स्तरीय था, लेकिन 2+2 ये चौथा था। ठीक है, अमेरिका की ओर से जो आए थे वो थे विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन, दोनों ने वॉशिंगटन में वार्ता की। भारत की तरफ से कौन गए थे? तो डॉक्टर S जयशंकर हमारे विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ठीक है, अब देखते हैं वार्ता में क्या क्या शामिल था। तो पारस्परिक सहयोग संवर्धन के विषयों के साथ यूक्रेन का मुद्दा भी वार्ता में शामिल है। भारत ने स्पष्ट कहा कि अपनी विदेश नीति में कोई हस्तक्षेप उसे स्वीकार नहीं है। ठीक है, वार्ता में हुए कि तालिबान प्रशासन से अफगानिस्तान की धरती का उपयोग आतंकी गतिविधियों के लिए तथा किसी अन्य देश पर आक्रमण के लिए न होने के लिए जो संयुक्त सुरक्षा परिषद है, संयुक्त राष्ट्र का जो सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव है 2593 2021 का है, उसका अनुपालन का आह्वान किया गया है। ठीक है, और भारत द्वारा 2070 वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत की जो COP 26 में जो की गई घोषणा है उसे अमेरिका पक्ष ने स्वागत किया है। दोनों देशों के आपसी व्यापार पिछले वर्ष 113 अरब डॉलर का था। ठीक है, और वो काफ़ी संतोषजनक था दोनों पद के लिए। अब दोनों के बीच इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट के लिए चल रहा जो वार्ता है उस पर प्रगति संतोष वार्ता में व्यक्त किया गया है। ठीक है, इस वार्ता की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया गया है। फिर देखा जाए तो भारत चीन के बीच जो वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी आक्रामकताओं के विरुद्ध भारत के पूर्ण समर्थन का आश्वासन अमेरिका के पक्ष ने दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है भारत अमेरिका आभासी शिखर वार्ता।
तो देखा जाए तो भारत अमेरिका का ये आभासी शिखर वार्ता था, मतलब वर्चुअल वार्ता था। अब 11 अप्रैल को भारत अमेरिका के बीच आभासी शिखर सम्मेलन हुआ और जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच ये ऑनलाइन वार्ता हुई। ठीक है, विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह है और उनकी जो अमेरिकी समकक्ष हैं वो भी वहाँ उपस्थित थे, वो तो पहले से ही जा चुके थे वहाँ पे। ठीक है, अमेरिकी राष्ट्रपति ने 24 मई को जापान में होने वाली जो क्वाड शिखर सम्मेलन है उसमें भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए उन्होंने उत्सुकता जताई है। ठीक है, अब देखा जाए तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि कोविड-19 राष्ट्र सुरक्षा और जलवायु संकट के कारण जो उत्पन्न हुई वैश्विक चुनौती है उसे लेकर दोनों देशों को काफ़ी साझा चिंताएं हैं। इसमें है कि कोविड-19 महामारी, वैश्विक आर्थिक पुनरुत्थान, जलवायु परिवर्तन, दक्षिण एशिया में हो रहा जो परिस्थितियां हैं और हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिति व यूक्रेन की स्थिति जैसे क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर इस वार्ता में बात हुई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की भारत यात्रा। तो देखा जाए तो ये 1 से 3 अप्रैल को भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों में सुदृढ़ता लाने के उद्देश्य से नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ भारत की यात्रा की। ठीक है, देखा जाए तो प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के पश्चात उनकी ये पहली विदेश यात्रा थी, द्विपक्षीय विदेश यात्रा पहली थी। ठीक है, अब देखा जाए तो द्विपक्षीय राजनीतिक, आर्थिक, वाणिज्यिक, सुरक्षा एवं विकास संबंधी सभी पहलुओं पर चर्चा इस वार्ता में हुई है। भारत के सहयोग से स्थापित 90 किलोमीटर लंबी सोलू कॉरिडोर ट्रांसमिशन लाइन का दोनों प्रधानमंत्रियों ने मिलकर उद्घाटन किया ऑनलाइन। ठीक है, फिर है कि भारत के नेतृत्व वाले जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने की घोषणा नेपाल के प्रधानमंत्री ने की। इसके साथ नेपाल का ये 105वां देश नेपाल बन चुका है। ठीक है, सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 105वां देश नेपाल बना है। देखा जाए तो भारत के सहयोग से ही नेपाल के कुर्धा और बिहार के जयनगर स्टेशन के बीच रेलगाड़ी का ऑनलाइन हरी झंडी दिखाकर दोनों प्रधानमंत्रियों ने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, अब देखिए भारत का जो रुपे कार्ड है उसे नेपाल में भी शुरू कर दिया गया है इस अवसर पर, और रेलवे, ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग में वृद्धि के लिए 4 द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की भारत यात्रा। तो देखा जाए तो 21 से 22 अप्रैल को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारत की यात्रा की। यात्रा का शुरुआत जो है उन्होंने गुजरात से की और इसके साथ ही गुजरात जाने वाले वह पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, आगे है कि दशक के अंत तक दोनों देशों के बीच कारोबार एवं निवेश दुगना होने की आशा व्यक्त की गई है। आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष के लिए सहयोग का विस्तार करने की सहमति दोनों प्रधानमंत्रियों ने की है। देखा जाए तो विस्तृत सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में भारत की सदस्यता तथा नागरिक आपूर्तिकर्ता समूह यानी एनएसजी में भारत के प्रवेश के लिए ब्रिटेन का समर्थन मेहमान प्रधानमंत्री ने दोहराया। आगे है कि रूस यूक्रेन युद्ध के जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा प्रधानमंत्री मोदी ने दोहराया कि इस संकट का समाधान तत्काल युद्ध विराम संवाद कूटनीति के जरिए किया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की तुर्कमेनिस्तान व नीदरलैंड की यात्रा। तो देखा जाए तो 1 से 7 अप्रैल 2022 को भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने देश के उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ तुर्कमेनिस्तान वो नीदरलैंड की राजकीय यात्रा की। तुर्कमेनिस्तान में जो 1 से 4 अप्रैल तक उनके कार्यक्रम थे और यहाँ पे ऊर्जा, पेट्रो रसायन, परिवहन, संचार, सूचना प्रौद्योगिकी, कपड़ा निर्माण, कृषि प्रसंस्करण आदि क्षेत्र पर यहाँ चर्चा शामिल थे तुर्कमेनिस्तान में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के। और इसमें आगे है कि अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर जिसे कहते हैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इसमें शामिल होने के लिए अपनी तत्परता को तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति ने अवगत करवाया। फिर है कि पारस्परिक सहयोग संवर्धन के
4 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर दोनों राष्ट्रपतियों की उपस्थिति में हुई। फिर है कि संस्कृति और कला के क्षेत्र में सहयोग, आपदा प्रबंधन, वित्तीय सूचनाओं के लिए सहयोग और युवा मामलों के सहयोग के समझौते इसमें शामिल हैं। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशगाबाद। अब देखते हैं हम लोग नीदरलैंड की यात्रा। आगे इसमें है कि तुर्कमेनिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं वो है सरदार गुलेवच बर्दी मुहावदेव। ठीक है। फिर नेक्स्ट है नीदरलैंड। नीदरलैंड का देखा जाए तो ये 4 से 7 अप्रैल को भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है वहाँ के किंग विलियम अलेक्जेंडर क्वीन मैक्सिमा के निमंत्रण पर वहाँ की राजकीय यात्रा की। दोनों देशों के बीच जो लोकतंत्रों के बीच प्राकृतिक साझेदारी, नवाचार, प्रौद्योगिकी के चालकों के रूप में आपसी तालमेल पर जल, स्वास्थ्य, कृषि, स्वच्छ ऊर्जा तथा सांस्कृतिक सहयोग को और मजबूत करने का तरीका पर चर्चा हुई है इस वार्ता में। और देखा जाए तो बंदरगाहों व समुद्री परिवहन के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग, जैविक प्रौद्योगिकी, कृषि एवं नवाचार, 17वीं शताब्दी के अभिलेखों के डिजिटलीकरण आदि के लिए 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर इस अवसर पर किए गए हैं। फिर आगे है कि जो प्रसिद्ध क्यूकेन ऑफ ट्यूलिप गार्डन है उसका अवलोकन राष्ट्रपति ने किया। साथ ही 75 वर्षों के राजनीतिक संबंधों को चिन्हित करने के लिए एक ट्यूलिप फूल का नाम किया गया है मैत्री। नीदरलैंड की जो राजधानी है वो है एम्स्टर्डम और नीदरलैंड के महामहिम जो सम्राट हैं वो हैं विलियम अलेक्जेंडर और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं मार्क रूट। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहली पूर्णतः निजी यात्रा। तो देखा जाए तो 8 अप्रैल को अमेरिका के ह्यूस्टन स्थित जो एरोस्पेस फार्म है एक्सियोम स्पेस के एक्सियोम मिशन 1 के तहत ड्रैगन क्रू में सवार 4 यात्रियों ने स्पेस एक्स फाल्कन रॉकेट के जरिए फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से आईएसएस के लिए उड़ान भरी थी। आईएसएस हो गया आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये पूर्णतः निजी उड़ान थी जिसमें 15 दिनों तक आईएसएस पर प्रवास किया। उड़ान में शामिल जो यात्री हैं उसमें पहले हैं लैरी कॉर्नर। लैरी कॉर्नर जो हैं वो अमेरिका के प्रौद्योगिकी उद्यमी हैं। फिर दूसरे हैं मार्क पैथी जो कि कनाडा के कारोबारी हैं और तीसरे हैं एटन स्टीबे जो कि इजराइल से हैं। इन तीनों ने ही इस यात्रा का खर्च उठाया। ठीक है, क्योंकि चौथे जो माइकल लोपेज एलिग्रे हैं ये नासा के पूर्व अंतरिक्ष यात्री और एक्सियोम के उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, देखिए ये 15 दिनों का जो प्रवास हुआ था एक्चुअली ये 10 दिन का प्रवास था। ठीक है, आईएसएस पर 10 दिन के प्रवास के पश्चात इन निजी अंतरिक्ष यात्री को वापसी करनी थी 20 अप्रैल को, लेकिन मौसम की खराबी के कारण ड्रैगन क्रू के जो आईएसएस से अनडॉकिंग जो है उसे विलंबित कर दिया गया। विलंबित करने के कारण ये 5 दिन बाद अब 25 अप्रैल 2022 को फ्लोरिडा में इनकी वापसी हुई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 7वां रायसीना संवाद नई दिल्ली में संपन्न। तो देखिए तो 25 से 27 अप्रैल को महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर विचार के लिए भारत द्वारा आयोजित की जाने वाली जो वार्षिक सम्मेलन है रायसीना संवाद उसका 7वां आयोजन नई दिल्ली में हुआ। देखा जाए तो भारतीय विदेश मंत्रालय के द्वारा दिल्ली थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी ORF के सहयोग से इसे आयोजित किया गया और इसका जो थीम था वो था टेरानोवा इम्पैशंट, इम्पेशेंट एंड इम्प्रिल्ड। मुख्य अतिथि थे उर्सुला वॉन डेर लेन जो कि यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं। 90 से अधिक देशों के मंत्रियों, शिक्षाविदों और सरकार के प्रतिनिधियों ने 3 दिन तक चले इस सम्मेलन में अपनी स्थिति दर्ज की। देखा जाए तो 6 विषयों पर पैनल में चर्चा हुई इस सम्मेलन में, जिसमें पहला है लोकतंत्र पर पुनर्विचार, व्यापार, प्रौद्योगिकी और विचारधारा। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे बहुपक्षवाद का अंत, एक नेटवर्क वाली वैश्विक व्यवस्था। फिर तीसरा है जल कॉकस, हिंदी प्रशांत क्षेत्र में अशांत ज्वार। चौथा है समुदाय इंक, स्वास्थ्य, विकास और ग्रह के लिए पहली जिम्मेदारी। 5वां है हरित संक्रमण, सामान्य अनिवार्यता, अलग अलग वास्तविकताएं। 6ठा है सैमसन बनाम गॉलियत, लगातार और अनवरत प्रौद्योगिकी युद्ध। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट है कि लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु इमैनुअल मैक्रों
फ्रांस के राष्ट्रपति निर्वाचित। तो देखिए 10 और 24 अप्रैल 2 चरण में फ्रांस के राष्ट्रपति पद हेतु चुनाव हुए। 71.9% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अब इस 71.9% के मतदाताओं में देखा जाए तो ला रिपब्लिक एन मार्क पार्टी के जो इमैनुअल मैक्रों हैं उसे 58.5% मत प्राप्त हुए और प्रतिद्वंदी नेशनल रैली है उसके पार्टी को मैरिन ले पेन को 41.5% मत प्राप्त हुए। ठीक है, अब देखिए 44 वर्षीय जो मैक्रों हैं वो राष्ट्रपति पद पर दूसरा कार्यकाल मतलब 14 मई 2022 से प्रारंभ करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ की भारत यात्रा। तो देखा जाए तो 17 से 24 अप्रैल 2022 को मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने भारत की यात्रा की। गुजरात के जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला रखे जाने के जुड़े कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया। ठीक है, फिर है ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट में भी उन्होंने भाग लिया। फिर है कि अहमदाबाद में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर उनकी वार्ता हुई और 22 अप्रैल को अपने दिवंगत पिता श्री अनिरुद्ध जगन्नाथ की अस्थियों का विसर्जन भी काशी में किया। नेक्स्ट टॉपिक है भ्रष्टाचार के एक मामले में म्यांमार की अपदस्थ नेता आंग सान सू की को 5 वर्ष की कारावास की सजा। तो देखिए आंग सान सू की जो है वो नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता हैं, 76 वर्षीय हैं। 27 अप्रैल को भ्रष्टाचार के एक मामले में म्यांमार के पूर्व स्टेट काउंसलर तथा नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के नेता आंग सान सू की को 5 वर्षों का कारावास हो गया। देखिए 1 फरवरी को सेना के द्वारा जो तख्ता पलट किया गया था इनका और उसके बाद इसे किसी अज्ञात स्थान पर रखा गया, अभी भी वहीं है। ठीक है, और अपने एक सहयोगी से $6 लाख और 7 सोने की छड़ें रिश्वत लेने के लिए इन्हें एक मामले में ये सज़ा सुनाई गई है। अभी कई और मामले हैं जो लंबित हैं। ठीक है, उसमें से एक है, इसमें आगे देखा जाए तो 6 दिसंबर 2021 को सेना के विरुद्ध लोगों को उकसाने, कोरोना वायरस संबंधी प्रतिबंधों को उल्लंघन करने और इसके लिए इन्हें 4 वर्ष की सज़ा सुनाई गई थी। ठीक है, और 10 जनवरी को दूरसंचार संबंधी मामले में भी इन्हें 4 वर्ष की सज़ा सुनाई गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि लिथुआनिया में भारत मिशन की स्थापना का निर्णय। तो देखा जाए तो 27 अप्रैल को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में बाल्टिक राष्ट्र लिथुआनिया में इस वर्ष भारतीय मिशन की स्थापना का निर्णय लिया गया है। ठीक है, कि भारतीय विदेश मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार बताया गया कि लिथुआनिया में भारतीय मिशन की स्थापना से दोनों देशों के राजनयिक संबंध और अधिक गहरे होंगे तथा द्विपक्षीय व्यापार में भी वृद्धि होगी और देखा जाए तो भारतीय कंपनियों में लिथुआनिया में पहुंचे आसान हो सकेगी। अब मूव करते हैं हम लोग आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य में, जहाँ पहला है कि 2022-23 की पहली मौद्रिक नीति में भी रेपो दर, बैंक दर सहित सभी प्रमुख बैंकिंग दरें अपरिवर्तित। तो देखा जाए तो 8 अप्रैल को RBI के द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली द्वैमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की गई। रूस यूक्रेन के युद्ध के कारण बढ़ी हुई महंगाई को नियंत्रण में रखने के लिए रेपो और अन्य किसी बैंकिंग दर में कोई वृद्धि इस बार भी नहीं किया गया। देखा जाए प्रमुख बैंकिंग दरें 22 अप्रैल 2022 की स्थिति में तो रेपो रेट है 4%, रिवर्स रेपो रेट 3.35%, बैंक रेट 4.25%, MSF 4.25%, CRR यानी नकद आरक्षण अनुपात 4%, संवादिक तरलता अनुपात ये हो गया 18% यानी SLR। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है कि HDFC लिमिटेड का विलय HDFC बैंक में होगा। तो देखिए HDFC लिमिटेड जो है वो देश की सबसे बड़ी आवास वित्त कंपनी HDFC लिमिटेड, जिसका MCAP मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 4.44 ट्रिलियन है। ठीक है, और HDFC बैंक जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 8.35 ट्रिलियन है।
विभिन्न नियामक मंजूरियों, औपचारिकता, इन सब की पूर्ति जो है ये 18 माह में होने की संभावना है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि विलय के दौरान यदि दोनों की परिसंपत्तियों में कोई कमी नहीं आई तो विलय उपरांत बैंक की बैलेंस शीट 25 लाख करोड़ की होगी, जो कि एसबीआई बैलेंस शीट से लगभग आधी है। इसमें आगे है कि विलय के उपरांत एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस से अधिक हो जाएगा, जो कि वर्तमान में टीसीएस एम कैप रिलायंस इंडस्ट्रीज के पश्चात दूसरे स्थान पे है। मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन का देखा जाए तो पहले स्थान पे है आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज, दूसरे पे है अभी टीसीएस, और ये जब विलय हो जाएगा सब कुछ सही रहेगा तो ये दूसरे स्थान पे आ जाएगा एचडीएफसी बैंक। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि भारत पर विदेशी ऋण भार, वित्त मंत्रालय के ताजा आंकड़े। तो देखा जाए तो वित्त मंत्रालय के अनुसार दिसंबर 2021 के अंत में भारत पर कुल विदेशी ऋण 614.9 अरब डॉलर था, जो कि सितंबर 2021 के अंत में 603.4 अरब डॉलर था, यानी कि 11.5 अरब डॉलर की वृद्धि हुई है। तो देखा जाए विदेशी ऋण संबंधी आंकड़े जो कि दिसंबर 2021 के अंत की स्थिति दिखाते हैं, तो इसमें कुल विदेशी ऋण जो अभी है वो है 614.9 अरब डॉलर। ठीक है, ये विदेशी ऋण है, और दीर्घकालिक ऋण इसमें 500.3 अरब डॉलर है। कुल विदेशी ऋण में अगर देखें दीर्घकालिक ऋण का भाग तो वो है 82.4%। अल्पकालिक ऋण है 114.6 अरब डॉलर का। कुल विदेशी ऋण में अल्पकालिक ऋण का भाग है 17.6%। जीडीपी में प्रतिशत के रूप में कुल विदेशी ऋण है 20%। डॉलर मूल्य में 52.0% विदेशी ऋण है। रुपए के मूल्य में 32%, एसडीआर के रूप में 6.7%, येन के रूप में 5.3%, यूरो के रूप में 3.1%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है मार्च 2022 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मतलब सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर आधारित मुद्रास्फीति की दर 17 माह के उच्चतर स्तर पर। तो देखा जाए तो 12 अप्रैल 2022 को विज्ञप्ति के अनुसार खाने पीने की वस्तुओं के मूल्यों में भारी वृद्धि के चलते खुदरा मुद्रास्फीति यानी उपभोक्ता प्राइस इंडेक्स जो है उसके आधारित मुद्रास्फीति की दर जो है 2022 में जनवरी फरवरी के पश्चात मार्च में भी 6% से अधिक रही। ठीक है, ये आरबीआई द्वारा जो लक्षित उच्चतम सीमा है 6%, उससे अधिक रही। तो देखा जाए तो सीपीआई आधारित अगर मुद्रास्फीति देखें तो मार्च के जो अनंतिम 2022 में है तो ग्रामीण क्षेत्र से है ये 7.66%। ठीक है, और शहरी क्षेत्र में 6.12% और अखिल भारतीय लेवल पे ये 6.95% है। ठीक है, सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति। अब सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति अगर हम लोग देखें तो ग्रामीण क्षेत्र में मार्च 2022 के अनंतिम है 168.7 और शहरी क्षेत्र में यही है 165.5 और अखिल भारतीय में है 167.7। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति की अंतिम दर मार्च 2022 में 14.55%। तो देखा जाए तो थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित जो मुद्रास्फीति है उसके आंकड़ों में तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग की आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा प्रति माह ये 14 तारीख को जारी किए जाते हैं। सूचकांक का जो आधार वर्ष है वो है 2011-12। चलिए देखते हैं कि थोक मूल्य सूचकांक के लिए चुने गए कुल उत्पाद 697, जिसमें प्राथमिक श्रेणी के 117 उत्पाद हैं, ईंधन व ऊर्जा वर्ग के 19 और विनिर्मित उत्पाद वर्गों के 564 उत्पाद हैं। ठीक है, चलिए इसमें देखें तो थोक मूल्य सूचकांक व उस पर आधारित मुद्रास्फीति के बारे में। तो देखिए सभी वस्तुओं के लिए अगर देखें तो ये मार्च 2022 के लिए मुद्रास्फीति की दर रही है 14.5%, जो कि 148.8 है सूचकांक में।
और फूड इंडेक्स के आधार पर अगर देखें तो मार्च 2022 के लिए है 8.71%, मतलब 167.3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि विश्व में अरबपतियों की संख्या घटी जबकि भारत में ये संख्या बढ़ी है, और ये फोर्ब्स का आकलन है। तो देखिए अप्रैल 2022 में फोर्ब्स की विश्व के अरबपतियों की जो 36वीं वार्षिक सूची है उसे जारी की गई। सूची के अनुसार विश्व में अरबपतियों की कुल संख्या जो है वो है 2668। निर्धारण किया गया है इसको 11 मार्च 2022 के मूल्य के आधार पर। तो देखा जाए तो 2668 अरबपतियों की संपत्ति की जो कुल मूल्य है वो है 12.7 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, और सर्वाधिक अरबपतियां हैं अमेरिका में कुल 735, चीन में 607 अरबपति हैं जिसमें हांगकांग और मकाओ के अरबपतियों को भी शामिल करते हुए कहा गया है, और भारत तीसरे स्थान पे है 2022 में कुल 166 अरबपति के साथ। 2021 में 140 था और 2022 में ये 166 हो गया, वृद्धि हुई है। चलिए आगे देखें, इसमें आगे कि विश्व के शीर्ष 10 अरबपति हम लोग देखते हैं। तो फोर्ब्स की अप्रैल 2022 की रिपोर्ट के आधार पर अगर हम लोग देखें तो पहले स्थान पे है एलन मस्क जो कि स्पेसएक्स के मालिक हैं, और इनकी संपत्ति जो अरब डॉलर में है 11 मार्च की स्थिति दिखा रही है तो यह है 219 अरब डॉलर का। दूसरे स्थान पे है जेफ बेजोस जो कि अमेरिका के हैं, अमेजॉन के मालिक हैं, 171 अरब डॉलर के साथ। बर्नार्ड अर्नोल्ड फ्रांस के हैं, 158 अरब डॉलर के साथ। बिल गेट्स अमेरिका के हैं, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक, 129 अरब डॉलर के साथ। ठीक है, इसी तरह से देखिए तो भारत के भी आते हैं मुकेश अंबानी जो कि 10वें स्थान पर हैं। भारत के मुकेश अंबानी 10वें स्थान पर हैं, रिलायंस कंपनी के मालिक हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज के, और इनके पास संपत्ति है कुल 90.7%। इसमें आगे है शीर्ष 10 अरबपतियां। तो देखा जाए तो मुकेश अंबानी ये भारत के हैं। ठीक है, भारत के शीर्ष 10 देखें हम लोग तो उसमें पहले स्थान पे आता है मुकेश अंबानी जो कि ओवरऑल रैंकिंग में 10वें स्थान पर है 90.7 अरब डॉलर के साथ। फिर 11वें स्थान जो ओवरऑल 11वां स्थान है लेकिन भारत के रैंकिंग में दूसरे स्थान पे हैं गौतम अडानी, इनके पास 90 अरब डॉलर की संपत्ति है। तीसरा है शिव नाडर जो कि HCL से हैं, ओवरऑल रैंकिंग में 47 पे हैं और यहाँ तीसरे स्थान पर है। इसी तरह से चौथे स्थान पर है साइरस पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट के। फिर 5वें स्थान पर राधा कृष्ण दमानी, 6ठे स्थान पे लक्ष्मी मित्तल आर्सेनल स्टील, और 7वें स्थान पे सावित्री जिंदल और परिवार। 8वें स्थान पे कुमार बिरला आदित्य बिरला ग्रुप, और 9वें स्थान पे है दिलीप शांघवी एवं फार्मा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट टॉपिक है 2022 में मानसून सामान्य रहने का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। तो देखा जाए तो 13 अप्रैल 2022 को जो चालू वर्ष 2022 है उसमें मानसून जो है जून सितंबर के दौरान देश के दक्षिण पश्चिम मानसून के संबंध में जो पहला दीर्घकालिक पूर्वानुमान भारतीय मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया। तो देखा जाए तो इस वर्ष ये मानसून सामान्य रहने का अनुमान है। मानसून मौसम में वर्षा दीर्घकालिक औसत का 99% रहने का मौसम विभाग का अनुमान है, पूर्वानुमान। देखिए 99% में ये सामान्य है। क्यों? तो यहाँ मैंने एक मानसून की स्थिति का मानक दिया है जिसमें अगर हम लोग देखें तो दीर्घकालिक औसत के अगर 90% से कम होता है तो उसमें मानसून जो है वो डेफिसिट में जाता है, मतलब न्यूनतम होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, और दीर्घकालिक औसत से अगर 90% से 96% के बीच हो तो ये सामान्य से कम होगा, मतलब बिलो नॉर्मल होगा। और अगर दीर्घकालिक औसत होगा मतलब 96% से लेकर 104% तक तो ये सामान्य होगा। और यहाँ दिया है 99%। ठीक है, 99% रहने का मतलब ये नॉर्मल होगा। ठीक है, और दीर्घकालिक औसत में 104% से लेकर 110% ये सामान्य से अधिक हो जाता है। और दीर्घकालिक औसत में अगर 110% या उससे अधिक होगा तो ये एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, देखिए देश में जो होने वाली कुल वर्षा है उसमें 75% जो योगदान आते हैं वो दक्षिण पश्चिम मौसम का ही आता है। दक्षिण पश्चिम मानसून का योगदान है 75%, और दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में होने वाली वर्षा है वो सामान्यतः 19% भाग जून माह में
32.3% भाग जुलाई में और 29.4% भाग अगस्त में रहता है तथा 19.3% भाग सितंबर माह में प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब मूव करेंगे हम लोग नियुक्तियां मतलब अपॉइंटमेंट्स की ओर। तो पहला है कि भारत के नए विदेश सचिव बने हैं, तो ये बने हैं विनय मोहन क्वात्रा। फिर नेक्स्ट है कि भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग मतलब एटॉमिक एनर्जी कमीशन के कार्यकाल में पुनः वृद्धि की गई है और ये 3 मई 2022 तक के लिए की गई है, तो ये होंगे KN व्यास। फिर नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष जो पुनर्नियुक्त हुए हैं वो है विजय सांपला। फिर है डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर एसोसिएशन के नए अध्यक्ष, तो ये बने हैं तन्मय माहेश्वरी जो कि अमर उजाला के प्रबंधक निदेशक हैं। फिर नेक्स्ट है कि संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के नए अध्यक्ष, तो ये बने हैं डॉक्टर मनोज सोनी। फिर नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग मतलब नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के अध्यक्ष जो पुनः नियुक्त हुए हैं वो है इकबाल सिंह लालपुरा। चलिए आगे देखें। आगे है कि नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष, तो ये बने हैं सुमन कुमार बेड़ी। फिर सरकार के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार जो चुने गए हैं बने हैं वो है अजय कुमार सूद। फिर नेक्स्ट है नेस्कॉम मतलब नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज के नए चेयरमैन बने हैं KN व्यास। फिर नेक्स्ट है भारतीय थल सेना के नए प्रमुख, तो भारतीय थल सेना के नए प्रमुख जो हैं वो है जनरल मनोज पांडे और थल सेना के नए उप प्रमुख बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल B सोमशेखर। चलिए आगे देखें। अब आते हैं हम लोग पुरस्कार सम्मान में, जहां पहला है कुष्ठ निवारण हेतु अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021। तो देखा जाए तो गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन द्वारा ये स्थापित पुरस्कार उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने दिल्ली में प्रदान किया। विजेता रहे डॉक्टर भूषण कुमार और गुजरात के सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है चमेली देवी जैन पत्रकारिता पुरस्कार 2021-22। तो देखा जाए तो 5 अप्रैल को पत्रकारिता के क्षेत्र का वर्ष 2021 का पुरस्कार जो है वो मीडिया प्लेटफॉर्म स्क्रॉल.इन के कार्य करने के वाली जो मुंबई स्थित पत्रकार आरिफ जौहरी हैं उसको दिया गया है। ये पुरस्कार किसी महिला पत्रकार को ही विगत 41 वर्षों से दिया जाता रहा है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 31वां KK बिरला फाउंडेशन का सरस्वती सम्मान 2021। तो देखा जाए तो 4 अप्रैल 2022 को 31वां सर्वोच्च सरस्वती सम्मान KK बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया गया। वर्ष 2021 का खिताब जो है वो जीता है प्रोफेसर रामदरस मिश्र ने। इनकी कविता संग्रह है मैं तो यहाँ हूँ। पुरस्कार 15 लाख की राशि, प्रशस्ति पत्र एवं सरस्वती की प्रतिमा है। KK बिरला फाउंडेशन का साहित्य के क्षेत्र का यह पुरस्कार संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भाषा में विगत 10 वर्षों में प्रकाशित किसी उत्कृष्ट रचना के लिए ही दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपको 31वां बिहारी पुरस्कार। तो देखिए वर्ष 2021 का जो विजेता है वो है मधु कांकड़िया। 2018 में प्रकाशित पुस्तक इनकी उपन्यास थी जिसका नाम था हम यहाँ थे। इनके लिए दिया गया है मधु कांकड़िया को। 2.5 लाख रुपए का यह पुरस्कार राजस्थान के ही किसी साहित्यकार को विगत 10 वर्षों में हिंदी अथवा राजस्थानी में प्रकाशित उनकी किसी उत्कृष्ट रचना के लिए दी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है अर्नेस्ट यंग पुरस्कार। तो अर्नेस्ट यंग पुरस्कार देखें तो ये 12 अप्रैल को वर्चुअल तरीके से आयोजित समारोह में प्रदान किया गया। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर फागुनी नायर जो कि नायका के संस्थापिका और CEO हैं, उन्हें दिया गया। फिर नेक्स्ट है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। तो ये दिया गया है AM नाइक को, L&T के चेयरमैन है। फिर नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन। ये दिया गया है अभय सोल को जो कि CMD मैक्स हेल्थ केयर के। फिर नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ईयर के लिए, तो ये दिया गया है सुनील वाचानी को। फिर नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर रिटेल एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। इसके विजेता हैं शिव किशन अग्रवाल, चेयरमैन हैं
और मनोहर लाल अग्रवाल CMD हैं हल्दीराम ग्रुप के। फिर नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर फाइनेंशियल सर्विसेज, ये दिया गया है हर्षल माथुर और शशांक ग्रुप के सह संस्थापक व CEO। आगे है एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर सर्विसेज, ये दिया गया है साहिल बड़ुआ को, जो कि संस्थापक और CEO हैं दिल्ली ब्री के। फिर एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर एंटरप्रेन्योरियल CEO ऑफ द ईयर दिया गया है विवेक विक्रम सिंह को, जो कि MD एंड ग्रुप CEO सेना कॉमस्टार हैं। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर स्टार्टअप विजेता हैं विदित आत्रे, संजीव बर्नवाल फैशनियर टेक्नोलॉजी मीसो के संस्थापक और CEO हैं। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर, इसके विजेता हैं डॉक्टर सत्यनारायण चावा, संस्थापक और CEO हैं लॉरेस लैब्स का। फिर नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर टेक्नोलॉजी मीडिया एंड टेलीकॉम, इसके विजेता हैं ग्रीस मातृभूमि। ग्रीस मातृभूतम जो है वो सह संस्थापक और CEO हैं फ्रेंच वर्क्स का। 9 जून को मोंटे कार्लो में वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार वितरण समारोह होगा, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी फागुनी नायर। ठीक है, भारत का प्रतिनिधित्व फागुनी नायर करेंगी। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2022। देखा जाए तो 24 अप्रैल को खेल जगत के सर्वाधिक प्रतिष्ठित पुरस्कार में गिने जाने वाले वर्ष 2022 के लॉरियस पुरस्कार की घोषणा सेविले में की गई। लॉरियस के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुने गए हैं मैक्स वर्स्टापेन, जो कि नीदरलैंड के मोटर रेसर हैं। लॉरियस के सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुनी गई हैं इलेना थॉम्सन हराह, जो कि जमैका की एथलीट हैं। लॉरियस वर्ल्ड का वापसी वाला या वाली सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी तो ये है स्काई ब्राउन, ब्रिटेन की स्केटबोर्डिंग खिलाड़ी। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स का जो है वर्ष का सर्वश्रेष्ठ टीम तो ये बना है इटली की पुरुषों की फुटबॉल टीम। फिर नेक्स्ट है कि ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर, ये जीता है एमा राडुकानो ने, जो कि ब्रिटेन की टेनिस खिलाड़ी हैं। फिर नेक्स्ट है वर्ष के सर्वश्रेष्ठ विकलांग खिलाड़ी यानी स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर विथ डिसेबिलिटी, ये हैं मार्सल हंगर, जो कि स्विट्जरलैंड के हैं, व्हील चेयर एथलीट हैं। चलिए इसमें आगे देखें। आगे है एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, ये जीता है बिथानी श्रीवर ने, ब्रिटेन के साइकिलिस्ट हैं। फिर स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड, ये जीता है लॉस्ट बॉयज एक, अमेरिका के युवा का बेसबॉल संबंधी संगठन। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स फॉर गुड सोसाइटी अवार्ड, ये जीता है रियल मैड्रिड, स्पेन के फुटबॉल क्लब ने। फिर नेक्स्ट है एक्सेप्शनल अचीवमेंट अवार्ड, ये जीता है रॉबर्ट लेवांडस्की ने, पोलैंड के हैं फुटबॉल खिलाड़ी। फिर नेक्स्ट है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, ये जीता है अमेरिका की फुटबॉल खिलाड़ी टॉम ब्रैडी ने। फिर नेक्स्ट है लॉरियस स्पोर्टिंग आइकन अवार्ड, ये जीता है वैलेंटिनो रॉसी, जो कि इटली के मोटरसाइकिल रेसर हैं। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट है पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। तो देखा जाए तो ये 24 अप्रैल को लता मंगेशकर की स्मृति में मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा स्थापित पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया, और ये पुरस्कार देश एवं समाज का निष्काम सेवाओं के लिए प्रदान किया गया। फिर नेक्स्ट है विजडन के लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर। तो वर्ष 2021 के लिए जो लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर में चुने गए हैं तो पुरुष वर्ग में है जो रूट, जो कि इंग्लैंड के हैं, और महिला वर्ग में है लिजिल ली, जो कि दक्षिण अफ्रीका की हैं। और विजडन वर्ष 2021 में 5 क्रिकेटरों में रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह शामिल हैं। ठीक है, विजडन वर्ष 2021 के 5 क्रिकेटर चुने गए थे, जिसमें से 2 भारत के हैं। किसी भी क्रिकेटर को यह सम्मान 1 से अधिक बार नहीं दिए जाते हैं विजडन के लीडिंग क्रिकेटर के। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि बेलारूस के पत्रकारों के संगठन को गुलेर्मो कानो प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2022। तो देखा जाए तो ये 3 मई को उरुग्वे में पूटा डेल एस्टे में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में प्रदान किया गया। यूनेस्को ने पत्रकारिता के क्षेत्र में वर्ष 2022 का गुलेर्मो कानो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार बेलारूस के पत्रकारों के संगठन को प्रदान किया,
गंभीर खतरों की परिस्थितियों में भी निर्भीकता से कार्य करते हुए प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्रदान किया गया। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट है ग्रैमी पुरस्कार। तो ये 3 अप्रैल को संगीत के क्षेत्र के वर्ष 2022 का 64वां ग्रैमी पुरस्कार का वितरण लॉस वेगास के अमेरिका में किया गया। अमेरिका के लॉस वेगास में हुआ, जिसमें एल्बम ऑफ द ईयर जीता है जॉन बैस्टिस की वी आर ने, और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर लीव द डोर ओपन सिल्क सोनिक की हैं, उसने जीता। और सॉन्ग ऑफ द ईयर रहा लीव द डोर ओपन सिल्क सोनिक की। और सर्वश्रेष्ठ न्यू आर्टिस्ट चुने गए हैं ओलिविया रोड्रिगो अमेरिका के। और सर्वश्रेष्ठ पॉप सोलो परफॉर्मर्स है ड्राइवर्स लाइसेंस, ये ओलिविया रोड्रिगो के हैं। और पॉप वोकल एल्बम है शोर। और रॉक एल्बम में चुना गया है मेडिसिन एट मिडनाइट। और सर्वश्रेष्ठ अल्टरनेटिव म्यूजिक एल्बम है डैडीज होम। सर्वश्रेष्ठ R&B एल्बम है हेक्सटेल्स। और सर्वश्रेष्ठ रैप एल्बम चुना गया है कॉल मी इफ़ यू गॉट लास्ट। और चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम में चुने गए हैं ए कलरफुल वर्ल्ड। चलिए आगे देखें। अब मूव करते हैं निधन की ओर, जहाँ पहला है किरोड़ी सिंह बैंसल, जो कि कर्नल पद से सेवानिवृत्त हुए। राजस्थान में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के नेता रहे कर्नल सिंह बंसल को 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। फिर नेक्स्ट है टी रामाराव। हिंदी व तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक टी रामाराव का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। फिर नेक्स्ट है एल्वेरो ब्रिटो, जो कि भारत की महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान एल्वेरो ब्रिटो का 81 वर्ष की आयु में बेंगलुरु में निधन हो गया। फिर नेक्स्ट है बीना पानी मोहंती, जो कि उड़िया साहित्यकार एवं शिक्षाविद सुश्री बीना पानी मोहंती का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। चलिए आगे देखें। अब मूव करते हैं पुस्तकों की ओर, जहाँ पहला है ईट एंड्स विथ अस। ईट एंड्स विथ अस के लेखक हैं कॉलिन हूवर। फिर नेक्स्ट है द डायमंड आई, इसके लेखक हैं केट क्वीन। फिर नेक्स्ट है स्पारिंग पार्टनर। स्पारिंग पार्टनर्स के लेखक हैं जॉन ग्रिसम। फिर नेक्स्ट है रिबेल्स अगेंस्ट द राज, वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम, इसके लेखक हैं रामचंद्र गुहा। चलिए आगे देखें। अब आते हैं विविध की ओर। विविध में पहला है आहार 2022। तो देखा जाए तो ये 26 से 30 अप्रैल को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य की एशिया की सबसे बड़ी प्रदर्शनी आहार 2022 का आयोजन हुआ। भारत व्यापार संवर्धन संगठन के सहयोग से इसका आयोजन कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा आयोजित इस प्रदर्शनी का उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया है। चलिए आगे देखें। अब मूव करते हैं खेल कूद की ओर, जिसमें पहला है महिलाओं का आईसीसी विश्व कप। ऑस्ट्रेलिया 7वीं बार विजेता। तो देखा जाए तो 4 मार्च से 3 अप्रैल 2022 को महिलाओं का 12वां आईसीसी विश्व कप का आयोजन न्यूजीलैंड के मेजबानी में हुआ। विजेता रहा ऑस्ट्रेलिया। 7वीं बार विश्व कप विजय रहा ऑस्ट्रेलिया। उप विजेता है न्यूजीलैंड। फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच जीता है एलिसा हीली ने 170 रनों की पारी से। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जीता है एलिसा हीली ने ही कुल 509 रन बनाए थे। फाइनल में 170 रन बनाए हैं और कुल 509 रन, दोनों ही अवार्ड इन्हें ही मिला। अब महिलाओं की आगामी जो 13वां विश्व कप होगा उसका आयोजन होगा वर्ष 2025 में। चलिए आगे देखें। अब नेक्स्ट है कोरिया मास्टर्स टूर्नामेंट 2022। तो ये 12 से 17 अप्रैल को ग्वांगजू दक्षिण कोरिया में 14वां कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट संपन्न हुआ, जिसमें पुरुष एकल में विजेता रहे जियोन हायोगजिन, जो कि दक्षिण कोरिया के ही हैं। और उप विजेता रहे जापान के कोडाई नड़ा ओका। महिला एकल में विजेता है चीन के हे बिंग जियाओ और उप विजेता है चेन यूफी चीन के। कोपा डेल रे 2021-22 देखें तो इसको देखा जाए तो ये 23 अप्रैल को स्पेन में सेविले में 120वां कोपा डेल रे फुटबॉल टूर्नामेंट संपन्न हुआ। विजेता रहे रियल बेटिस क्लब, जो कि सेविले के ही हैं, सेविले के। और ये तीसरी बार विजेता रहा है रियल बेटिस क्लब सेविले का। उप विजेता रहा वैलेंसिया क्लब। चलिए आगे देखें। अब आते हैं इंडियन सुपर लीग में 2021-22। तो देखा जाए तो नवंबर 2021 में और नवंबर 2021 से मार्च 2022 में
8वां इंडियन सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन गोवा में हुआ। विजेता रहे हैदराबाद की टीम। उप विजेता है केरला ब्लास्टर्स। लीग का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी यानी हीरो ऑफ द लीग रहे ग्रेट स्टीवर्ट। टीम है जमशेदपुर और देश है स्कॉटलैंड। फिर नेक्स्ट है एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द लीग। ये है नाओरेम रोशन सिंह, बेंगलोर टीम के हैं। और गोल्डन बूट जीता है बार्थोलोमी ओगबेचे, जो कि सर्वश्रेष्ठ 18 गोल किया। ये टीम हैदराबाद की ओर से है और देश नाइजीरिया है इनका। गोल्डन ग्लोब इसके विजेता है प्रभ सुखन सिंह गिल, केरला ब्लास्टर के। चलिए आगे देखें। चलिए नेक्स्ट है बोस्टन मैराथन में कीनियाई धावकों का दबदबा। तो देखा जाए तो 18 अप्रैल 2022 को अमेरिका में मैसाचुसेट्स बोस्टन में ये संपन्न हुआ। 26 मील 385 गज का दौर था, जो लगभग 42.195 किलोमीटर हुआ। पुरुष वर्ग में विजेता रहे इवांस चेबेट, कीनिया के, 2 घंटे 6 मिनट और 15 सेकेंड। फिर महिला वर्ग में विजेता है पेरिस जिपचिरचिर, जो कि कीनिया के हैं, 2 घंटे 21 मिनट और 1 सेकेंड इन्हें समय लगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है पुरुषों की सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप। तो ये 6 से 17 अप्रैल को हुआ भोपाल में 12वां सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप। और विजेता रहा हरियाणा। 11 वर्ष के बाद 2011 में पिछली बार जीता था और अब 11 वर्ष के बाद 2022 में हरियाणा ने फिर से जीता है। उप विजेता है तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट देखिए। तो नेक्स्ट है कि महिलाओं के अंतर विभागीय राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022। तो ये 23 से 30 मार्च 2022 को हॉकी इंडिया के तत्वाधान में नई दिल्ली में खेला गया। विजेता रहा रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड यानी RSPB और उप विजेता रहे सशस्त्र सीमा बल यानी SSB। चलिए नेक्स्ट है महिलाओं की 12वीं जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022। तो ये देखा जाए तो 22 मार्च से 3 अप्रैल को काकीनाडा आंध्र प्रदेश में आयोजन हुआ। विजेता रहे हरियाणा और उप विजेता है झारखंड। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट है सीनियर राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय चैंपियनशिप 2021। तो देखा जाए तो 18 से 25 अप्रैल को टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की 83वीं सीनियर राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन शिलोंग मेघालय में संपन्न हुआ। और पुरुष एकल में विजेता रहे शरत कमल, PSPB के हैं, और उप विजेता है जी साथियाम। महिला एकल में विजेता है RBI के श्रीजा अकुल और उप विजेता है मोहम्मद दास। पुरुष युगल में विजेता है सौरव साहा व डो रोजारियो वेस्ले, हरियाणा के हैं, और उप विजेता है सौम्यजीत घोष और जुबिन कुमार, हरियाणा के ही। महिला युगल में विजेता है श्रीजा अकुल और आहिका मुखर्जी, RBI के, और उप विजेता है प्रीति सेन और ताके में सरकार, RSPB के। फिर मिश्रित युगल में विजेता है आकाश पाल और प्राप्ति सेन। ठीक है, आकाश पाल और प्राप्ति सेन विजेता रहे। उप विजेता है सौम्यजीत घोष और सोहाना सोनी। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है मोंटे कार्लो मास्टर्स 2022। तो देखा जाए तो ये 10 से 17 अप्रैल को फ्रांस के मोंटे कार्लो में ये टेनिस टूर्नामेंट संपन्न हुआ। विजेता है एकल में स्टेफनस सित्सिपास, ग्रीस के, और उप विजेता है एलेजांद्रो फोकिना, स्पेन के। युगल में है जो सेलिसबरी, ब्रिटेन के, और राजीव राम, अमेरिका के, और उप विजेता रहे आर फड़ा व जे कबाल, कोलंबियाई। फिर नेक्स्ट है बार्सिलोना ओपन 2022। तो देखा जाए तो 16 से 24 अप्रैल को स्पेन में बार्सिलोना ओपन टेनिस संपन्न हुआ। विजेता रहा सी अल्कराज ग्राफिया, मतलब कार्लोस अल्कराज ग्राफिया, स्पेन के हैं, और उप विजेता रहे पाब्लो कारेनो बूस्ता, स्पेन के। और युगल में रहे जर्मनी के केविन क्रावेल्स और आंद्रियास मेस, और यहीं पे उप विजेता है नीदरलैंड के वेस्ले कुलहोप और ब्रिटेन के एन स्कूप्सकी। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट है मियामी ओपन 2022। पुरुष एकल के विजेता हैं सी अल्कराज ग्राफिया, स्पेन के, यानी कार्लोस अल्कराज ग्राफिया। उप विजेता है सी रूड, नॉर्वे के। और महिला एकल में है ईगा स्वित्से, पोलैंड के, विजेता, और नाओमी ओसाका, जापान के, उप विजेता। महिला युगल में विजेता है लॉरा सिजमंड, जर्मनी के, और वेरा जोनरोव,
रूस के, और उपविजेता हैं वेरोनिका कुडरमेतोव रूस और एलिस मार्टेंस बेल्जियम के। पुरुष युगल में ह्यूबर्ट हकार्ज पोलैंड के और जॉन इस्नर यूएसए के। नेक्स्ट है पोलैंड के ईगा स्वित्सेक, अब विश्व की नंबर 1 महिला खिलाड़ी। तो देखिए अप्रैल 2022 में मियामी ओपन टेनिस में महिलाओं का एकल खिताब जीतने के बाद पोलैंड की जो 20 वर्षीय ईगा स्वित्सेक है वो WTA रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर चली गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है सीनियर राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय चैंपियनशिप। तो देखिए 83वां सीनियर राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय चैंपियनशिप जो कि 18 से 15 अप्रैल 2022 को शिलोंग में हुआ। व्यक्तिगत स्पर्धाओं में विजेता और उपविजेता देखें तो पुरुष एकल में विजेता हैं शरत कमल PSPB के और उपविजेता हैं जी साथियान PSPB के। महिला एकल में विजेता हैं सृजा अकुल RBI और उपविजेता है मोमा दास। फिर पुरुष युगल में विजेता हैं सौरभ साहा व डो रोजारियो वेस्ले हरियाणा की, और उपविजेता है सौम्यजीत घोष और जुबिन कुमार। महिला युगल में विजेता हैं सृजा अकुल और आहिका मुखर्जी, और उपविजेता है प्राप्ति सेन और ताके में सरकार। फिर मिश्रित युगल में देखें तो आकाश पाल और प्राप्ति सेन विजेता रहे और सौम्यजीत घोष और सोहाना सैनी उपविजेता रहे। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट है सीनियर राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप। विभिन्न वर्गों में विजेता, और देखा जाए तो पुरुष वर्ग में है 55 किलोग्राम में साकेत सरगर महाराष्ट्र के हैं, वजन स्नैच प्लस क्लीन एंड जर्क किलोग्राम में 249। फिर 61 किलोग्राम में देखें तो एम रजा रेलवे के हैं 267 वजन उठाया, और 67 किलोग्राम में है मंजुनाथ मराठी रेलवे के 284, और 73 किलोग्राम में है एन अजीत रेलवे के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022। तो देखा जाए तो ये 19 से 24 अप्रैल को होता है। 32 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन हुआ मंगोलिया के उलानबटोर में। पहले स्थान पर रहा जापान, 10 स्वर्ण 2 रजत और 9 कांसे के साथ कुल 21 पदक लाए। फिर दूसरे स्थान पर ईरान है, 10 स्वर्ण 2 रजत और 3 कांसे के साथ 15 पदक के साथ दूसरे नंबर पे है। कजाकिस्तान यहाँ तीसरे नंबर पे है, 5 स्वर्ण 8 रजत और 8 कांसे के साथ कुल 21 पदक। किर्गिस्तान यहाँ चौथे स्थान पे है, 4 स्वर्ण 3 रजत और 3 कांसे, मतलब कुल 14। और विश्व एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत का स्थान 5वां रहा। कुल 17 पदक भारत ने जीते, जिसमें 1 गोल्ड 5 रजत और 5 कांस्य थे। चलिए आगे देखें। आगे है भारतीय पदक विजेता। अगर हम लोग इसमें देखें तो फ्री स्टाइल की कैटेगरी में भारत जो है 1 स्वर्ण 3 रजत और 3 कांस्य जीता है। रवि कुमार दाहिया 57 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता है। दीपक पुनिया 86 किलोग्राम में रजत, बजरंग पुनिया 65 किलोग्राम में रजत, गौरव बालियान 79 किलोग्राम में रजत, और विकी कांस्य पदक 92 किलोग्राम में, और नवीन 70 किलोग्राम में कांस्य पदक, और सत्यव्रत कादियान 97 किलोग्राम के कैटेगरी में कांस्य पदक। उसी तरह ग्रीको रोमन में 5 कांस्य जो जीता है वो है अर्जुन हलाकुर की 55 किलोग्राम में कांस्य पदक, नीरज 63 किलोग्राम में कांस्य पदक, सचिन सहरावत 67 किलोग्राम में कांस्य पदक, हरप्रीत सिंह संधू 82 किलोग्राम में 5 कांस्य पदक, सुनील कुमार 87 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता है। चलिए नेक्स्ट देखें। महिला वर्ग फ्री स्टाइल 2 रजत 3 कांस्य, अंशु मलिक 57 किलोग्राम में रजत पदक, राधिका जगलान 55 किलोग्राम में रजत पदक, सुषमा शौकीन 55 किलोग्राम में कांस्य पदक, सरिता मोर 59 किलोग्राम में कांस्य पदक, मनीषा भनवाला 62 किलोग्राम में कांस्य पदक। अब आते हैं फॉर्मूला 1 रेस में। तो ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्री के विजेता रहे सी लेक्लर्क टीम फरारी हैं, और एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स के विजेता रहे एम वर्स्टापेन रेडबुल टीम के। चलिए नेक्स्ट देखें। तो फ्रेंड्स ये वीडियो यहीं तक था।
अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों में। सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्द सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। विजिट कीजिए onlinestudycenter.in, PDF अपलोड हो चुका है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आप जा सकते हैं, या फिर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप हमारे फेसबुक पेज से जरूर जुड़िएगा। फेसबुक पेज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। फेसबुक पेज से जरूर ऐड हो जाइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।